Good morning everyone. Today in this module we will do blueprint question answers. Okay, so look at the question from your book. Your question number 1 is which of the following has more inertia. इनर्शिया के बारे में आपको बताया गया था. इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास. अगर मास ज्यादा होता है तो इनर्शिया ज्यादा होता है. तो अभी आपको कुछ केसेस दिए गए, 3 केस है, इनमें आपको बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा होगा. So first is a rubber ball and a stone of the same size. Stone और rubber ball दोनों सेम साइज के हैं, लेकिन आपको पता है कि स्टोन जो है रबर बॉल की कंपैरिजन में ज्यादा हैवी होगा, उसका मास ज्यादा होगा, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? स्टोन का ज्यादा होगा. सेकेंड क्वेश्चन आपके पास अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन. बाइसिकल का मास बहुत कम होता है, ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? इट इज रिलेटेड टू मास, तो ट्रेन का ज्यादा होगा. अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन. 1 रुपी कॉइन का मास कम होता है एज कम्पेयर टू 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन का मास ज्यादा हुआ तो इनर्शिया भी इसी का ज्यादा होगा. सेकेंड है आपका in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball changing. ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. इस एग्जांपल में आपको ये बताना है कि कितने टाइम जो वेलोसिटी है बॉल की वो चेंज हो रही है, और हम ये भी बताना है कि जो हर बार जो भी फोर्स लग रही है उस फोर्स को कौन लगा रहा है. ठीक है. A football player kicks a football to another player. एक बार किसी फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक मारी तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई. सपोज जो वेलोसिटी जो बॉल थी आपकी फुटबॉल वो रेस्ट में थी, तो जब उसको किक मारी गई तो वो किस में आ गई? मोशन में. एक बार उसकी वेलोसिटी यहाँ चेंज हो गई. ठीक है. नेक्स्ट इज हु टू द अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. अपने टीम के किसी प्लेयर के पास उसने किक किया. हु किक्स द फुटबॉल टू टुवर्ड्स द गोल. जिसने की फुटबॉल को किक किया टुवर्ड्स द गोल, तो उसने दोबारा से किक किया उसको, तो यहाँ पे सेकंड टाइम चेंज हो गई. द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट. अपोजिट टीम के गोलकीपर ने उस बॉल को कलेक्ट किया तो थर्ड टाइम उसकी वेलोसिटी यहाँ चेंज हो गई, मींस मोशन से रेस्ट में आ गई. एंड किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. और उसने अपने ही टीम के किसी प्लेयर के पास उसको किक कर दिया, तो फोर्थ टाइम यहाँ चेंज हो गई. तो टोटल टाइम जो वेलोसिटी चेंज हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया? 4. ठीक है. अब हमें ये और बताना था कि साथ के साथ जो एजेंट था वो कौन था. यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर ने जो था वो किक किया था फुटबॉल को, तो यहाँ पे जो एजेंट हुआ वो फुटबॉल प्लेयर हुआ. यहाँ पर भी फुटबॉल प्लेयर ने किक किया था, तो जो सेकंड प्लेयर है वो एजेंट हुआ. यहाँ पे जो गोलकीपर था उसने फुटबॉल को कलेक्ट किया था, पकड़ा था, तो यहाँ पे भी जो हुआ वो कौन हो गया? गोलकीपर हो गया. फिर उसने क्या किया? किक किया उसको. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया? जो जिसने किक किया, जिस फुटबॉल प्लेयर ने या गोलकीपर ने जिसको किक किया, वो यहाँ पे एजेंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स हो गया. ओके. सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. मतलब अगर हम किसी भी ट्री की ब्रांच को लगातार हिलाते रहेंगे तो उसकी जो लीव्स होती है वो उससे टूटकर गिर जाती है. Why? ये देखिए, ये हमारा आंसर 3 है. हमारा कोई भी क्या है? ट्री है. ठीक है. इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के ऊपर हमारी लीव्स लगी हुई है. ब्रांचेस के ऊपर हमारी लीव्स लगी हुई है. जब भी हम इसे हिलाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो ब्रांच है वो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी. ब्रांच हमारी आ गई मोशन में. ठीक है. लेकिन जो लीफ है उसके साथ टच है. इट ट्राई टू लिव इन रेस्ट. वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी. ठीक है. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारी जो लीव है वो पहले किस में है? रेस्ट में है. उसके बाद हमने उसको किस में लेकर आए? हम उसको मोशन में लेकर आए. तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, हमारी जो लीव होती है वो ब्रांचेस से डिटैच हो जाती है. देखिए, ब्रांचेस और लीव. ठीक है. लीव रेस्ट में है, ब्रांचेस को हमने हिला दिया, तो ये जो लीव है ये यहीं पर रहने की कोशिश करेगी. ब्रांचेस अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, तो यहाँ से ये क्या हो गई? डिटैच हो गई. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Why do you fall in forward direction when the moving bus breaks to a stop and fall backward when it accelerates from rest? दिस इज आंसर 4. कि बस जब स्टार्ट हो रही है तो आप कौन सी डायरेक्शन में गिरते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. और बस
जब स्टार्ट है लेकिन स्टॉप हो रही है तो आप कौन सी डायरेक्शन में गिरते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। रीजन क्या है? देखिए, आपकी जो बस है, ठीक है, अभी आप इस बस के अंदर बैठे हैं और आपकी जो फीट है बस की फ्लोर के टच में है। जैसे ही ये बस आगे की तरफ मूव करना शुरू करती है, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, ठीक है। तो बस आगे मूव हो गई लेकिन आपकी जो बॉडी है ये कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ठीक है। इसीलिए आपको जो जर्क लगता है वो पीछे की तरफ लगता है। अब सेकंड केस आता है कि बस आपकी जो फर्स्ट केस था उसमें बस आगे मूव कर रही थी, आपकी बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश करती है तो इसलिए वो पीछे की तरफ जर्क फील करती है। अब सेकंड केस में आपकी जो बस है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी भी इसके साथ मूव कर रही है। अब जैसे ही ये बस स्टॉप होगी लेकिन आपकी बॉडी एकदम से स्टॉप नहीं होगी, आपकी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए मूव करती है, उसके बाद वो बस के साथ रेस्ट में ही आ जाती है। तो जो स्मॉल टाइम में जिसमें वो मूव कर रही है उसमें जो आपको जर्क फील होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी इनर्शिया है ना वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है। अब जैसे आपकी बस ने चलना शुरू किया लेकिन आपकी बॉडी जो है वो उसने अभी चलना शुरू नहीं किया तो वो पीछे की तरफ जर्क फील करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करती है, बट अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए फील करती है। तो यहाँ पे आपको कैसे जर्क लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब आपकी बस मूव कर रही है और आप भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, तब एकदम से जब वो स्टॉप करती है तो आपकी बॉडी अचानक से स्टॉप नहीं होती, वो थोड़ा सा टाइम लेती है स्टॉप होने में, तो वो आगे की तरफ मूव करती रहेगी, इसीलिए आपको जो जर्क फील होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. So this is our answer 5. ठीक है, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर में एक्सप्लेनेशन किया था कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है तो मींस क्या है कि ग्राउंड उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ कर रहा है, और वो ग्राउंड को किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है। तो जब हॉर्स है, किसी भी हॉर्स के साथ क्या जुड़ी हुई है? कार्ट जुड़ी हुई है, ठीक है। हॉर्स के साथ क्या जुड़ी हुई है? कार्ट जुड़ी हुई है। तो जब हॉर्स कार्ट के साथ मूव करने की कोशिश करेगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। उसके जो फीट है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, ग्राउंड इसको अलाउ करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है, और इसके जो फीट है वो ग्राउंड को पुश करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितना ये फॉरवर्ड जाएगा उतना ही ग्राउंड बैकवर्ड जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना आप फॉरवर्ड जाते हो आपके जो पैरों के नीचे जमीन होती है वो उतना ही पीछे जाती है। सो दिस इज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity. So this is our answer number 6. फायरमैन क्या हो गया? जो आग को बुझाने के लिए आ रहा है, उसने किसी पाइप को पकड़ा हुआ है। होस क्या होता है? पाइप, ठीक है। उसने पाइप को पकड़ा हुआ है जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में और हाई वेलोसिटी के साथ वाटर आउट हो रहा है, तो उसको पकड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। देखिए, ये आपका पाइप है, इस पाइप में से हाई वेलोसिटी में वाटर एमिट हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है चैप्टर में एक्सप्लेनेशन की गई थी कि जितना एक्शन होगा, ये क्या है? एक्शन, जितना एक्शन होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी स्पीड से, जितनी हाई वेलोसिटी से ये एक्शन हो रहा है, वाटर निकल रहा है, उतने ही हाई वेलोसिटी से जो पाइप है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, और वो जाता भी है। तो इसीलिए जब वो पाइप पीछे की तरफ जाता है तो जो फायरमैन होता है उसको इस होस के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसको अच्छे से पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी फायरमैन होस पाइप को यूज करता है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस होस पाइप को पकड़ कर रखना। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, देखिए यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है 4 किलोग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 50 किलोग्राम। यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, तो हम क्या करेंगे? दो तरह के मास है, ये किसका है? राइफल का, और ये बुलेट का। तो इसको हम m1 ले लेते हैं, इसको हम m2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है,
तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये किलोग्राम है, एसआई यूनिट हमारे पास मास की किलोग्राम होती है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 1/20 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो M1 आ गया हमारे पास और M2 आ गया। हम किसी के भी मास को M1 ले सकते हैं, राइफल के मास को भी ले सकते हैं, बुलेट के मास को भी ले सकते हैं। अब जो राइफल है उसने बुलेट को फायर किया इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल वेलोसिटी को आप लोग डिनोट करते हैं U से। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो ये किसकी वेलोसिटी थी, बुलेट की। बुलेट का मास क्या लिया गया है, M1 लिया गया है, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1। अब यहाँ पे दोनों ही इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों वेलोसिटी को हम V से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो एक को V1 ले लेते हैं और दूसरे को V2 ले लेते हैं। तो बुलेट का मास M1 है तो वेलोसिटी V1 हो गई, राइफल का मास M2 है तो इस राइफल की जो रिकॉयल वेलोसिटी हो गई वो V2 हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, M1 मतलब बुलेट का जो मास था 50 ग्राम था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया अपॉन 1000 करके, तो ये कितना आ गया 1/20 किलोग्राम। M2 हमारे पास राइफल का मास है 4 किलोग्राम। V1 जो हमारी बुलेट की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 35 मीटर पर सेकंड है और V2 हमें निकालनी है। तो आपको पता है ये तीनों टर्म्स किस में आती हैं, हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है उसमें आती है। कैसे आती है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। मतलब इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, इनके लीनियर मोमेंटम का सम 0 के इक्वल होगा। ठीक है, निकालना क्या है, V2 निकालनी है। तो V2 यहाँ पर रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं। M2 V2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1, ये माइनस में चला गया। V2 निकालना है, V2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 अपॉन M2। तो M1 V1 की वैल्यूज पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू है 1/20, V1 की वैल्यू है 35, M2 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 1 इंटू 35 अपॉन में 20 इंटू 4 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी हमारे पास वो -7/16 आ जाएगी, और क्योंकि वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, two object of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line in the same direction। सेम लाइन है, सेम डायरेक्शन है, इसमें दो मासेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो वेलोसिटी है, फर्स्ट वाले की 100 ग्राम वाले की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, फिर ये आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस इन द सेम डायरेक्शन, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। देखिए, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 200 ग्राम का। ठीक है, दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। हमने ये किया था कॉलिजन वाला, ठीक है, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम दिखा रहे थे। तो यहाँ पे M1 हो गया हमारे पास 100 ग्राम, V और U1 हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, उसमें हमने MU लिया था ना। इसमें M2 हो गया हमारे पास 200 ग्राम और ये U2 हो गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो 100 ग्राम का है और ये कितने का हो गया 200 ग्राम का। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, 1.67 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हुई, तो यहाँ पे M2 हमारे पास सेम ही है, सॉरी ये M1 और M2 हमारे पास सेम ही है। ठीक है, मास तो चेंज हुए नहीं, इसका 100 इसका 200, लेकिन V1 फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे हमने इनिशियल ली थी U1, ये टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी V1 हो गई 1.67, लेकिन V2 हमें निकालनी है। सो यू ऑल नो वेरी वेल दैट ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है M1 U1 प्लस
m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ओके, हमें निकालना क्या है, v2 निकालना है. तो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. 100 इंटू u1 2 प्लस 200 m2 की वैल्यू, u2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m1 100 v1 1.67 प्लस m2 200 v2. ठीक है, तो ये आ गया 200 प्लस 200 इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट यहाँ से हटा के ये 100 कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया. टोटल बचता है 167 प्लस 200 v2. ठीक है, ये 400 माइनस 167 इज इक्वल टू 200 v2 और यहाँ से आ गया v2 इज इक्वल टू 400 में से माइनस 167 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 233 233 अपॉन में ये जो 200 है ये अपॉन में चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.17 मीटर पर सेकेंड. तो जो v2 आया हमारे पास वो ये आ गया. ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ and see all the videos carefully for the better understanding. So we will finish it here. Thank you.